जालिमों, मोदी एक बार फिर जीत गया है। दीदी टाटा गुड बाय। बहुत से भारतीय और कई पाकिस्तानी भी यकीनन बहुत दुखी हैं। और हमने जो अपने ऊपर लोग बिठाए हुए हैं, जो वो पढ़े लिखे नहीं है, क्या उन्हें पॉलिसी बनानी नहीं आती, क्या वो अनपढ़ हैं? असम से बंगाल तक मोदी का डंका बज रहा है। पहली दफा आपको ये नजर आ रहा है कि वो बैक फुट पे चली गई है। जब इंसान खुद मुख्तार हो जाता है तो फिर वो दुनिया को डिक्टेट करने के काबिल हो जाता है। 72% लैंड एरिया एंड 78% जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर नरेंद्र मोदी का कंट्रोल है। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि भारत दोबारा पाकिस्तान पे हमले की जुर्रत नहीं करेगा। पाकिस्तान के लिए बड़ी बुरी सिग्निफिकेंस है कि जब तक नरेंद्र मोदी हैं और स्ट्रांग है, नरेंद्र मोदी ने हर कीमत के ऊपर जंग करनी है। अमित शाह अगर आते हैं ओवर के नेक्स्ट इन लाइन तो वो क्या करेंगे? भी उसके बाद अगर योगी आदित्यनाथ आ गए तो वो तो एक अलग हमारा तो सोच सोच के रोआ खड़ा हो रहा है भाई। जुल्म तो हो गया है। इतनी ज्यादा गुर्बत पाकिस्तान के अंदर हो गई है, यहाँ पर हम अपनी माँ बहन बेटी को बेच रहे हैं एक चाइनीज के हाथों। बीजेपी के बम्फड़ विजय के बाद पाकिस्तान में डर का माहौल बन गया। अब लोग यहाँ पर ये भी सोच सकता है कि भाई बंगाल इलेक्शन और पाकिस्तान का क्या ताल्लुकात है, पाकिस्तान में डर क्यों होगा, क्यों नहीं होगा। पाकिस्तानी डरे हुए हर एक रिपोर्टर आकर के बोल रहे हैं कि मोदी जी फिर से एक बार हम पे अटैक करेंगे। क्यों? भारत के 29 राज्यों में 22 राज्य में बीजेपी के सरकार है, जिसमें 17 बीजेपी का खुद सीएम है और एक बम्फर जीता भी बंगाल में हो गया। ये वाला इलेक्शन पे सबका नजर था और लोगों को लग भी यही रहा था कि बीजेपी नहीं जीतेगी, लेकिन भाई मामला पलट गया और ये पलटने के पीछे बहुत सारे बातें अभी उभर के आ रही है। पिछले कुछ वर्षों में जो बंगाल में घटना घटा है उसी का ये जवाब है। पिछले कुछ साल पहले एक घटना घटा था मेडिकल कॉलेज में, एक महिला के साथ गैंगरेप हुआ, उसके जो दोषी निकला उसके साथ क्या हुआ, यहाँ तक कि ममता दीदी उसके सपोर्ट में खड़ा हो गई और तो और महिलाओं पे ही अभद्र टिप्पणियां की, बोली कि तुम लोग इतने रात में क्यों निकलती हो, तुम लोग ऐसे कपड़े पहनकर क्यों जाती हो। और एक चीज और आपने देखा, बांग्लादेश में जला के मार दिया गया था हिंदू को, कई महिलाओं के साथ बदसलूकी किया गया, रेप किया गया, उनके घरों में आग लगा दी गई। इस पे ममता दीदी का कोई भी बयान आया? कोई भी बयान नहीं आया। वो वोट बैंक की तरह लोगों को यूज किया। ये सब बातों को देख करके वहाँ के जो हिंदू थे उनको खतरा महसूस होने लगा। इसका पूरा फायदा मिला बीजेपी को। अब बहुत सारे जो लोग हैं जो बीजेपी के खिलाफ बातें करते हैं, यहाँ तक कि राहुल गांधी ने भी कहा करके कि बीजेपी वोट चोर है, वोट चोरी करता है, ईवीएम हैक करता है वगैरह वगैरह। तो राहुल गांधी जी केरल में आपका सरकार बनने जा रहा है, आप विजय हो गए। अगर बीजेपी का इतना ही सब कुछ होता तो फिर केरल में भी आप नहीं जीतते। और जो साउथ का जो एक्टर विजय, उनका इतना बेहतरीन जीत हुआ, शायद वहाँ पर भी कुछ खेला हो सकता था। झारखंड में कुछ दिन पहले इलेक्शन हुआ था, यहाँ पर आप लोग का सरकार बना, यहाँ पर भी खेला हो सकता था। तो भाई जहाँ पर आप लोग जीतते हो वहाँ पर तो नहीं बोलते हो। खैर मैं बात कर रहा था पाकिस्तान का, तो भाई पाकिस्तान क्यों डरा हुआ है। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त डिप्टी, चलिए देखते हैं वीडियो। और जालिमों, मोदी एक बार फिर जीत गया है। 1 बजे काउंटिंग समाप्त और दीदी टाटा गुड बाय। बिग विक्ट्री, लैंडस्लाइड विक्ट्री, मोदी प्रिवेल्स। मोदी की बीजेपी ने एक बार फिर वो कर दिखाया है जिसकी एक्सपेक्टेशन बहुत कम लोगों को थी कि आसाम से बंगाल तक मोदी का डंका बज रहा है। बहुत से भारतीय और कई पाकिस्तानी भी यकीनन बहुत दुखी हैं और उनका ये कहना है कि भाई ऐसा कैसे हो गया। तो यकीनन भारत में जो इलेक्शंस होते हैं वो बहुत साफ शफाफ होते हैं और बहुत क्लियरली बताया जाता है कि किस पार्टी ने कितने वोट लिए। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की तरह के मैंडेट होगा नवाज शरीफ का और प्राइम मिनिस्टर होंगे इमरान खान, मैंडेट होगा इमरान खान का और प्राइम मिनिस्टर होंगे शहबाज शरीफ साहब। या इसी तरीके से अगर आप और चले जाएं, पास्ट में चले जाएं, तो आपको जुल्फिकार अली भुट्टो और इसी तरह से तमाम लोग यूं ही पाकिस्तान में आते हुए दिखाई देंगे कि जिसमें इलेक्शन का या वोटर्स का कोई खास रोल नहीं होता सिवाय इसके कि वो अपना वक्त और पैसा बर्बाद करते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। वोट उसी को मिलता है या सीट्स या मैंडेट उसी को मिलता है जिसको कि पब्लिक ने पसंद किया हो, पब्लिक लेकर आई हो। नरेंद्र मोदी साहब जो है वो जो इलेक्शंस जीत रहे हैं उनकी जो पॉपुलैरिटी जो है वो एक्सपैंड कर रही है। सबसे पहले तो वेस्ट बंगाल टीएमसी पहली दफा आपको ये नजर आ रहा है कि वो बैक फुट पे चली गई है। आसाम, बंगाल, वेस्ट बंगाल के जो इलेक्शंस, जो कि बहुत बड़ा एक मार्का कहा जा रहा था और ममता बनर्जी के बारे में कहा जाता था कि वो बहुत ही पॉपुलर लीडर है वेस्ट बंगाल की, ममता बनर्जी का धड़न तख्ता हो गया है। ये धड़न तख्ता मोदी की बीजेपी ने किया है और ऐसा किया है कि सबकी सब सीट्स, एक लैंडस्लाइड विक्ट्री कही जा रही है ये।
हमारे पाकिस्तान के भी यूट्यूबर्स जो हैं वो भी ये मैप दिखा रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जी इस वक्त जो बंगाल में जो इलेक्शंस हुए और उसके बाद जिस तरह से बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी की पार्टी जीती है, उसके बाद कहा यही जा रहा है कि जी तकरीबन 72% एरिया जो है वो भारत का और 78% पॉपुलेशन जो है वो इस वक्त नरेंद्र मोदी या बीजेपी के साथ है और यानी कि यहाँ पर उनका कंट्रोल है। इंडिया टुडे ने मैप दिया है कि ऑन द 72% लैंड एरिया एंड 78% जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर नरेंद्र मोदी का कंट्रोल है। इस समय भारत में ये जो इलेक्शन हुए हैं, मोदी का डंका हर स्टेट में बज रहा है। की स्टेट्स, इलेक्शन ऑफ की स्टेट्स, सब पर मोदी का कब्जा हो चुका है। अब जो लोग इमरान खान समेत कई लोग ये कहा करते थे एक जमाने में कि जी हम भारत से बात नहीं करेंगे जब तक मोदी जी जो है वो भारत में प्राइम मिनिस्टर हैं, तो अब क्या सोच है भाई, इसलिए कि मोदी जी का तो जाने का कोई इरादा नहीं लग रहा, तो भारत के साथ आपने बात करनी है कि भारत के साथ आपने बात नहीं करनी है। वैसे तो हमारी जिस तरह की स्टेटमेंट चलती है, मेरे ख्याल है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उन्हें खास कंट्रोल करना चाहिए अपनी जबान को। ठीक है, आपको कोई कंट्री पसंद नहीं, आपको कोई पॉलिटिशियंस पसंद नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी आपके हिसाब से नहीं है या आपको नहीं पसंद है, तो आपको पूरा राइट है कि आप उनको जो है वो नापसंद करें, लेकिन जिस वक्त आप उनके बारे में बात करते हैं तो यकीनन आपको अपनी जुबान पे कंट्रोल रखना चाहिए और ऐसे वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए जिसपे आपको खुद कल आप शर्मिंदा हो और आपको लगे कि आप क्या कह रहे हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान हिंदुस्तान में जो टेंशन बनी हुई है, सालों साल से बनी हुई है और किसी तरीके से भी वो टेंशन कम होने में नहीं आती, बल्कि हर बार कुछ ना कुछ बढ़ जाती है। साडा की कसूर हमें ये कहना पड़ रहा है क्योंकि मोदी जीत गया। लोग कहते हैं जी ये आप क्यों कहती हैं भाई, जालिमो, हम क्यों ना कहें। अब मोदी जीतेगा तो हम यही बताएंगे ना कि मोदी जीत गया। ममता बनर्जी जीती तो हम कहते जी वाह वाह क्या बात है, खातून जीत गई, ममता बनर्जी की विक्ट्री है। लेकिन वो नहीं जीती, वो हार गई और अब वो ये कह रही हैं कि जी वहां पे बड़ी धांधली वगैरह। वही जो वैसे तो मेरा ये ख्याल था कि जो धांधली या ये जो होता है ना कि जी ये नाइंसाफी हो गई, धांधली हो गई और रिगिंग हो गई, ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर होता है। लेकिन पता ही चला है कि इन इलेक्शन में जो है ना ममता बनर्जी ने भी अपना आलम बुलंद कर दिया है कि मेरे साथ ये हुआ और इसके साथ ये हुआ और बड़ा ही जुल्म हुआ है। जुल्म तो हो गया है भाई लोगों, जुल्म तो ऐसा हुआ है कि बहुत बड़ा जुल्म का पहाड़ ढा दिया है नरेंद्र मोदी ने। इट मीन्स इंडिया और पाकिस्तान की जो लड़ाई है दैट इज एमिनेंट, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने हर कीमत के ऊपर जंग करनी है। एक तरफ तो ख्वाजा आसिफ साहब हैं जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनका कहना यह है कि जो कुछ हुआ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान या उस वक्त जो लड़ाई हुई उसके बाद जी भारत जो है वो पाकिस्तान पे दोबारा हमला करने का सोच नहीं सकता। एक तरफ तो ये बात भी जो है ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि भारत दोबारा पाकिस्तान पे हमले की जुर्रत नहीं करेगा। हम समझते हैं कि नरेंद्र मोदी का एक डिवाइसिव हेट फिल्ड एजेंडा है, तो आप सोच लें कि जब अमित शाह अगर आते हैं उभर के नेक्स्ट इन लाइन तो वो क्या करेंगे। तो मोदी हमें मॉडरेट लगने लगे, मोदी मॉडरेट। अभी उसके बाद अगर योगी आदित्यनाथ आ गए तो वो तो एक अलग, वो अभी भी मुश्किल है। हमार तो सोच सोच के रोआ खड़ा हो रहा है भाई। ममता बनर्जी कह रही है मेरे साथ धांधली हुई है। कौन सुनेगा इस बात का, कौन मानेगा इसको, कौन एक्सप्लेन करेगा इसको, या कौन कहेगा कि जी ठीक है नरेंद्र वो ठीक कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो है वो ही हैज कम इनटू दिस पोजीशन, ठीक है जी, कि वो अब पूरे वो जैसे कहते हैं ना इन 12-13 सालों के अंदर उसने पूरी की पूरी अपनी स्पेस बना ली है। जो ज्यादातर एरिया है वहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो उनका ये कहना है कि अब वो भारत जो है वो पाकिस्तान पर अटैक करेगा और लड़ाई और जंग चलेगी, क्योंकि वो जंग से, लड़ाई से, अटैक से और रिलीजन के जरिए जो है वो जीते हैं। ये दावे कर रहे हैं पाकिस्तान के यूट्यूबर्स भी, पाकिस्तान के मीडिया के लोग भी और कई शायद भारत से भी। पाकिस्तान के लिए बड़ी बुरी सिग्निफिकेंस है कि जब तक नरेंद्र मोदी हैं और स्ट्रांग है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान में ताल्लुकात की बेहतरी के चांसेस बड़े कम होंगे। ये किसकी जीत है? कह रहे हैं कि ये हिंदुत्व की जीत है, कह रहे हैं ये हिंदुओं की जीत है, कह रहे हैं ये नरेंद्र मोदी के साथ अब की बार वो हिंदू खड़ा हो गया है जिसको ये पता चला है कि उसके नाम पर उसके साथ क्या क्या जाति होती नहीं है। तो कह रहे हैं कि एक तरफ जो मुसलमान ममता बनर्जी के साथ खड़ा हुआ था, तो अब की बार हिंदू ने कहा कि मैं भी मोदी के साथ खड़ा होऊंगा, क्योंकि पहले हिंदू ये नहीं कहता था, पहले हिंदू बटा हुआ था और वो कहता था कि ये भी वो भी। लेकिन किसी को ये अकल नहीं आ रही कि अगर बीजेपी जीती है तो वो अपने कोई ना कुछ काम उन्होंने किए हैं अपने लोगों के लिए, चाहे वो उनको जॉब्स देना हो, चाहे वो उनके लिए राशन का बंदोबस्त करना हो या बाकी एजुकेशन सिस्टम जो है जिससे कि कोई पाकिस्तानी इनकार नहीं कर सकता
कि भारत का एजुकेशन सिस्टम जो है वो पाकिस्तान से कहीं बेहतर है। इसी तरह की और दूसरी फैसिलिटीज जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने अपने लोगों को दी है, ऐसे में उन फैसिलिटीज की वजह से वो जीते हैं, ना कि वो जंग की वजह से जीते। इसलिए कि लड़ाई बड़ाई तो पाकिस्तान हिंदुस्तान की पिछले 80 साल से हो रही है। कभी भी दोनों कंट्रीज आराम से नहीं बैठी। हर 2, 4, 6 साल के बाद जो है एक आध अटैक जो है एक दूसरे के ऊपर करते रहते हैं। यहाँ पर हम अपनी माँ, बहन, बेटी को बेच रहे हैं एक चाइनीज के हाथों। माँ बाप का कसूर नहीं। आप समझते कि इतनी ज्यादा गुर्बत पाकिस्तान के अंदर हो गई है कि यहाँ पे लोग अपनी बच्चियां चाइनीज के ऊपर बेच रहे हैं। इतनी गुर्बत, इतने हालात खराब हो गए। ये केस इंडिया के अंदर रिपोर्ट नहीं होते। इंडिया के अंदर भी हमारे जैसे ही लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ पे चाइनीज नहीं जाते, पाकिस्तान के अंदर ही आ रहे हैं। इस महंगाई ने बहुत असर किया है इन चीजों के ऊपर। तो ये महंगाई की वजह से लोग अपनी बच्चियां दे रहे हैं। हकीकत बात है, लोग उस पर आ गए हैं कि अपनी बच्चियों को दे रहे हैं। आपको पता है पाकिस्तानी हजारों की तादाद में अपनी बच्चियां चाइनीज को देते हैं, फिर वो इस्तेमाल करके उन बच्चियों के साथ बेड़ा गर्क कर देते हैं। चाइनीज को देते हैं या थाईलैंड को देते हैं। भाई जब माँ बाप के ऊपर ऐसा दौर आ जाए तो आप अल्लाह का खौफ करो यार, कि जो बच्चा जो जान से ज्यादा प्यारा है उसको अगर बाप या माँ दे रही है तो वो अपने जिगर पे पत्थर नहीं रखते होंगे। माँ बाप का रुतबा एक। माँ बाप तो यही सोच के देते हैं कि वहाँ पे जाके हमारी बच्ची बड़ी सुखी होगी। चाइना के अंदर बड़े अमीर लोग हैं, लेकिन आगे जाके केस बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। तो वो तो उनके साथ बच्चियों को रेप होते हैं, उन्हें इस्तेमाल करते हैं, आगे सेल कर देते हैं। इस तरह के वाकयात होते हैं, डाल दिया जाता है और गलत काम किए जाते हैं उनके साथ। तो ये चीज तो भाई मैं बिल्कुल ही खिलाफ हूँ। पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में भी आप किसी भी मुल्क में, किसी भी कंट्री में चले जाओ ना, पैसों के लिए कुछ गाँव देहातों में ये लोग जो जाते हैं शर पसंद कहते हैं, ये चाइनीज के हो या इंडिया के हो या फलस्तीन का। ये इंडिया के अंदर नहीं जाते चाइनीज, इंडिया के अंदर केस नहीं है, पाकिस्तान के अंदर ही आ रहे हैं ये केस, ज्यादातर पाकिस्तान के केस और स्लम एरिया से लेके जा रहे हैं। तो यार ये पता है क्या है, इसमें गुर्बत है सबसे बड़ी चीज। और दूसरी चीज ये है कि एक तालीम होती है, तरबियत नहीं है। माँ बाप जो होते हैं एक तरबियत होती है। अब गुर्बत ने इतना परेशान कर दिया, क्या तरबियत लोगों की रहेगी? पेड़ में लोगों को कुछ है नहीं है, खा लोग सकते नहीं है, तो फिर लोग यही हरकतें कर रहे हैं। फिर अगर ईमान वाला तो मतलब अकल ही गायब हो गई है इस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं माँ बाप। ईमान वाला होगा ना सर, भूखा मर जाएगा, अपने बीवी बच्चों को कहीं नहीं जाने देगा, बोलेगा बैठो यार, समझ लो जो मिलेगा अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। और कुछ होते हैं खुदगर्ज माँ बाप जो अपने बच्चों को लेके पैसा कमाते हैं, जो अपने बच्चों के ऊपर कमाते हैं। पता नहीं, अब वजह ये है कि हमने जो अपने ऊपर लोग बिठाए हुए हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं या जो भी मतलब लोग हैं, वो पढ़े लिखे नहीं है। क्या उन्हें पॉलिसी बनानी नहीं आती? क्या वो अनपढ़ हैं? या फिर वो कोई और वजह है, पीछे कोई और उनके इंटरेस्ट है? जिस क्या जो बांग्लादेश से लोग आपके यहाँ आके बस गए हैं, चाहे वो लीगल हो चाहे वो इलीगल हो, क्या उन्हें निकालने का सिलसिला शुरू किया जाएगा? और ऐसी आपके ख्याल से क्या बात की ममता बनर्जी ने जो उनकी हार का इस वक्त रीजन बन गया? देखिए, मुझे तो अगर आप बंगाल की हार को देखें तो बांग्लादेश में जो हो रहा था हिंदुओं के साथ, उसको दीदी ने एकदम नकारा। और वो मुस्लिम अपीजमेंट के पीछे वो इतना पागल हो गई कि उन्होंने हिंदू वोटों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। उन्होंने एक बार भी ये भी नहीं कहा कि बांग्लादेश में जो मुसलमानों के, जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो उसको उसकी हम कंडमनेशन करते हैं। कुछ भी इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं आया। तो एक डर था इंडिया में, जो हिंदू समुदाय था उसके बीच में डर हो गया कि अगर दीदी का ये राज रहा तो हमारी आइडेंटिटी ही खत्म कर देंगी ये। इंडिया की गवर्नमेंट, आप बात कर रहे हो इंडिया गवर्नमेंट की, इंडिया की गवर्नमेंट ने सोचा अपनी आवाम के लिए आसानियां पैदा करी। उन्होंने सिर्फ अपनी जेबें नहीं भरी, यहाँ वाले अपनी जेबों में लगे हुए। एक चीज है कि ना, इंडिया मेक इंडिया का एक स्लोगन था कि इंडिया अपनी चीजें खुद मेक कर रहा है, हम अभी भी इंपोर्ट कर रहे हैं। आप दुबई के अंदर देख के आए, वहाँ पे क्या डिफरेंस है पाकिस्तानी और इंडियंस के अंदर? पाकिस्तान की तरफ समझ कदर बिल्कुल ही खत्म हो गई है, बहुत बुरी नजर से हमें देखते हैं और हमें यानी कि समझते हैं कि हम 2 नंबर फ्रॉड हैं। और इंडियंस की वैल्यू, उनको जॉब्स अच्छी मिलती हैं, वो उनकी पोस्ट पे बैठे हुए हैं। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो या XYZ कोई भी हो, वो इंडियन होता है। मगर जब यहाँ पर होता है तो हम अपनी फौज के खिलाफ ही बकवास करना शुरू कर देते हैं। इंडिया ने देखिए टैलेंट की कदर करी, जो यंग है ना, यूथ, आप बैठे हुए मैं बैठा हूँ। आपने देखा है कि अल्लामा इकबाल ने कहा था कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। आपको पता है इंडिया ने यही किया कि इंडिया ने बहुत अरसे तक इम्पोर्ट नहीं किए। जब हम इंडिया जाते थे तो देखते थे कि वहाँ पे कुछ नहीं होता जो था, जो पाकिस्तान में होता था। पाकिस्तान में इम्पोर्टेड गाड़ियाँ थी, इम्पोर्टेड ड्रिंक्स थी, वहाँ उनको पता ही नहीं था, ना पेप्सी थी, ना कोक थी, थम्स अप था, ना कोई बाहर की गाड़ी थी, एम्बेसडर थी, मारुति थी। उन्होंने तब तक इंपोर्ट अपनी नहीं खोली जब तक उन्होंने खुद कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर ली। इससे ये हुआ कि उनका एग्रीकल्चर भी उनके अपने हाथ में, उनकी इंडस्ट्री भी उनके हाथ में, उनकी इकोनॉमी भी। जब इंसान खुद मुख्तार हो जाता है तो फिर वो दुनिया को डिक्टेट करने के काबिल हो जाता है। इसलिए आज के दिन चाइना हो गया या अमेरिका या कोई भी आप सुपर पावर की नाम लेते हैं, या इंडिया भी, क्योंकि वो इतना इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट है, कि उसको किसी की जरूरत नहीं है। हम जब बात करते हैं बॉयकॉट की, हम खुद मुख्तार पहले होंगे तो हम किसी और की चीज को बॉयकॉट करेंगे ना। अब पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर एक बार फिर से बोले कि नहीं, इंडिया को अब जरूरत ही नहीं कि हम पे अटैक करेगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि ख्वाजा हाफिज साहब, आपको ये जरूरत क्यों पड़ी कि आप ऐसे बातें कर रहे हो? कहीं न कहीं आपको डर लग रहा है, आप फिर से डर गए हो कि इंडिया फिर से कुछ करेगा, क्योंकि फिर से मोदी जी स्ट्रांग हो गए, फिर से बीजेपी स्ट्रांग हो गई और आपके ही लोग बोल रहे हैं कि 72% इंडिया में बीजेपी का कब्जा हो चुका है। ये वाला डर भी आपको कहीं न कहीं सता रहा है कि भाई अब तो विपक्ष भी बहुत कमजोर हो चुका है, अब हमें कौन बचाएगा? पहले तो विपक्ष कम से कम पाकिस्तान के पक्ष से बोला करते थे, अब तो वो भी कमजोर होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। ये वाला डर पाकिस्तान को सता रहा है, पाकिस्तान परेशान है। अब इंडिया, मोदी जी कोई नया प्लान के साथ आएंगे और अटैक करेंगे। यहाँ तो कुछ लोग, यहाँ तक तो कुछ पाकिस्तान के ही यूट्यूबर हैं, उनको डर सता रहा है अपना पीओके का। उन्होंने बताया है, जताया है वीडियो में कि भाई कहीं पीओके खतरा में तो नहीं है, क्योंकि अभी लगातार जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ जो युद्ध हो रहा है उसको भी बार बार पाकिस्तान बोल रहा है कि इंडिया प्रॉक्सी वार करवा रहा है, इंडिया अपने न लड़ करके इनडायरेक्टली अफगानिस्तान को हमसे लड़वा रहा है। पाकिस्तान के मिनिस्टर साहब, पाकिस्तान के लोग, आप लोग को इंडिया बोला था कि अफगानिस्तान को अपने घर से भगाओ, अफगानिस्तान के लोगों को उठा करके सड़क से बाहर फेंक दो। आपने उनके साथ क्या क्या नहीं किया? ठीक है, आप लोगों ने बहुत मदद किया, लेकिन मदद के बाद आप लोगों ने क्या किया? उनके साथ क्या किया? अब तो आपके खिलाफ होंगे ही होंगे और उसी का पलटवार है जो आपको मिल रहा है। तो दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है? तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।